स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो रहेगा आपका जितने भी अपन ने चैप्टर पढ़े हैं उनमें आपके जो डाउट थे या जो आपकी प्रॉब्लम थी उनसे संबंधित आपका जो है आज का अपना वीडियो रहेगा, जिसमें आपने जो जो डाउट आपने शेयर किए थे आपके व्हाट्सएप ग्रुप है कि उन टॉपिक में आपके दिक्कत थी, तो उन टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जो है डिटेल में बताया जाएगा। हालांकि कुछ टॉपिक आप ऐसे पढ़े हैं जो आप जो है पीछे के वीडियो में जाकर भी उनको अगर 2-3 बार आप उनको वीडियो को देखते हैं जिस टॉपिक के बारे में, तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर भी उसके बारे में शॉर्ट आपको आइडिया देता हूँ। न्यूमेरिकल के लिए अपना जो है वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले जो है दिक्कत आई थी, आपका एक टॉपिक था वॉन्ट होप गुणांक। वॉन्ट होप गुणांक अब देखो, वॉन्ट होप गुणांक को समझने से पहले अपने को समझना होगा कि ये वॉन्ट होप गुणांक दिया किस लिए गया था। तो अपन जानते हैं जितने भी अपन ने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं, यानी कि अपन ने पढ़े अणुसंख्यक गुणधर्म, तो उन अणुसंख्यक गुणधर्म अपन ने क्या देखा था, जब सब शुरुआत में न्यूमेरिकल करते हैं तो अपन कुछ इस प्रकार से लेते हैं, यानी कि कहीं पर अपन ने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, अपन ने जो है कई जगह विलयन के रूप में यूरिया लिया, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने क्या लिया, बेंजीन लिया, यानी कि विलय के रूप में ये सारे घुले हुए थे, यानी कि ग्लूकोज, यूरिया, बेंजीन, इन सब के अंदर अपन क्या ले रहे थे, किसी विलय को घोले थे, ये विलय की तरह कार्य करे या इनसे मिलकर के विलयन बन रहा था, यानी कि किसी विलयन में ये विलय या विलय के रूप में आपके थे। बेंजीन जहां पर आपका विलय की तरह कार्य कर सकता है, ग्लूकोज और यूरिया अपन जनरली विलय के रूप में लेते हैं। तो फिर अपन क्या करते हैं, इसको जिस भी विलय के अपन अंदर डालेंगे तो विलय और विलय मिलकर के विलयन बना लेगा, और उस विलयन में अपन क्या देखते हैं कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6। अगर अपन इसको किसी भी विलयन के अंदर अपन अगर इसको डालते हैं तो ये आयनों में अपघटित नहीं होता है, यानी कि इसका वियोजन नहीं होता है और नहीं इसका क्या होता है, संगुणन होता है। इसी प्रकार से यूरिया, तो यूरिया का सूत्र NH2CONH2, तो इसका भी वियोजन या संगुणन जनरली नहीं होता है। और बेंजीन है C6H6, तो इसका भी वियोजन या संगुणन नहीं होता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे अपने आप में क्या हो गए, एक आयन हो गए, सारे के सारे अपने आप में क्या हो गए, एक आयन बोल दो, एक कण बोल दो, एक अणु बोल दो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म है वो आपके समानुपाती, यानी अपन यहां पर लिख सकते हैं कि अणुसंख्यक जो गुण होते हैं वो आपके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं विलय के अणुभार के, विलय के अणुभार के, यानी कि जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है वो आपके क्या होते हैं, जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं विलय के अणुभार में, या समानुपाती होते हैं 1 विलय के अणुभार के, यानी कि अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होते हैं। तो अपन ने जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं उनमें सब में अपन ने जो है जो भी अपना फॉर्मूला आता है लास्ट में अपन उसमें समझ निकालते हैं, यानी कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है तो उसका भी फॉर्मूला अपन MB बराबर लिखा है, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन है तो उसके लिए भी अपन ने लिखा है जो है डेल्टा TF देकर के KB डॉट KF डॉट जो है हिमांक में अवनमन का था, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB हो गया, और प्रासरण दाब पाई बराबर CRT, C सांद्रता होगी, सांद्रता को अपन मोललता के रूप में लेते हैं। डेल्टा TB बराबर आपका KB डॉट M, जहां पर M क्या है, मोललता, और मोललता के आधार पर फिर अपन ने जो है यहाँ पर क्या निकाला, MB में समझ निकाला, यहाँ पर भी किस में समझ निकाला, MB वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसमें भी अपन ने क्या निकाला, अणुभार, क्या निकाला, अणुभार। अब देखो अगर वो एक ही कण होता, यानी मान लो एक ही कण है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, उस चीज को अपन कैसे समझते हैं, मान लो अपन ने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, तो ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लूकोज में कण कितने मिले, एक, तो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो आपका समानुपाती होता है इस प्रकार से 1 विलय के अणुभार से। तो क्या होगा 1 यानी कि इस ग्लूकोज को अपन ने विलयन में डाला, कितना कण देगा, एक, क्यों, वियोजन नहीं होगा, नहीं तो वियोजन हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, संगुणन। इसका मतलब अपन ने डाला कितना, 1, अपने को मिले कितने, 1 ही मिला, तो क्या हो जाएगा 1/1 मैंने किसे लिया है, अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती विलय का अणुभार,
यानी कि जो अपन ने कण लिए हैं उसकी तुलना में अपने को कितने मिल रहे हैं, तो उसको अपन ने किस रूप में दर्शा दिया, विलेय के अणुभार के रूप में। यानी कि अपन ने एक कण डाला, एक ग्लूकोज डाला, ये तो नहीं तो वियोजित हुआ नहीं संयोजित हुआ, इसका मतलब एक कण हुआ तो 1/1 यानी कि इसका जस्ट व्युत्क्रम करते हैं तो 1/1 यानी कि कितना हुआ 1। इसी प्रकार से यूरिया का डालोगे कण कितना, यूरिया का कितना कण डाला 1, प्राप्त कितना होता है इसके 1 मोल ही प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1 कण हो जाएगा। लेकिन अगर देखो इसी जगह अपन क्या ले लें NaCl ले ले मान लो, या फिर अपन ने ले लिया MgCl2, यानी कि अपन ने किसी विलयन के अंदर क्या मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया। अब सोडियम क्लोराइड जैसे ही आप मिलाओगे तो यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होगा, ये आयनों में वियोजित हो जाएगा, यानी कि इसका वियोजन हो जाएगा। और अपन ने जब डाला था तब कितना कण था, 1 कण था, यानी कि 1 मोल मान लो। और जब अपन ने इसका वियोजन या संगुणन के कारण कितने मोल प्राप्त हुए, 2 मोल, या क्या कण प्राप्त हुए, 2 कण है प्राप्त हुए। इसका मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती 1 विलेय का अणुभार, तो एक तो अपन ने कण डाला ही है, ठीक है। NaCl का कितना कण डाला, 1 कण, लेकिन जैसे विलयन में डालते हैं ये अपघट्य होता है तो वियोजित होकर के कितने कण दे रहा है, 2, तो कितने कण हो गए 2, तो 1/2 हो गए। जबकि आना कितना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, लेकिन वास्तविक अणुभार से भिन्न है वो आपका अणुभार प्राप्त हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। यानी कि अब कण देखो Mb है, अब Mb एक तो Mb अपना सीधा ही मान था 1 आ रहा है फॉर्मूले में, लेकिन एक उसी जगह अपन क्या डाल रहे हैं, कण 1 ही डाला लेकिन मान 1/2 आ रहा है, यानी कि क्या आ गया, अलग मान आ गया, ठीक। इसी प्रकार से MgCl2 जब अपन ने विलयन के अंदर डाला उस समय 1 ही कण था, लेकिन फिर टूट करके क्या बना गया Mg2+ और 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं 1 कण इसका 2, टोटल कितने कण हो गए 3, डाला 1 था, अब कितने मोल प्राप्त हुए 1/3। 1/3 यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूं कि अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती 1 विलेय के अणुभार। तो अपन देख रहे हैं ये भिन्न प्राप्त हो रहा है, तो Mb के मान पर लास्ट में जाकर के क्या होगा, ये असर डालेगा, क्यों मान है वो आपका अणुभार अलग प्राप्त हो जाएगा। तो उसी चीज को समझाने के लिए क्या किया था, वॉन हॉफ नामक आपका क्या था वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने क्या किया, जो ये वियोजन और संगुणन के कारण, अब यहाँ पर जो आपको बताया वो वियोजन के कारण है, संगुणन के लिए भी कुछ है, न्यूमेरिकल भी पूछा था। संगुणन में क्या होता है, देखो कि जनरली जो आपके बुक में दे रखे हैं उसी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि संगुणन में अपन देखते हैं कि बेंजीन है वो विलायक की तरह कार्य करेगा। बेंजीन किसकी तरह, विलायक की तरह कार्य करेगा। इस बेंजीन में अगर अपन क्या मिला दें, मान लो अपन ने मिला दिया एसिटिक अम्ल, बेंजीन में मिला दिया एसिटिक अम्ल, या फिर बेंजीन में मिला दिया अपने फॉर्मिक अम्ल, या बेंजीन में मिला दिया अपन ने बेंजोइक अम्ल, क्या मिला दिया, बेंजोइक अम्ल, यानी कि बेंजीन है किसकी तरह, विलायक की तरह। तो उस स्थिति में इस बेंजीन में अपन क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल मिलाते हैं। तो ये जो संरचना है द्विलक संरचना बनाता है, द्विलक कहा जाता है डाइमर को, ठीक है। इसकी जब संरचना बनाएंगे एसिटिक अम्ल की, तो ये इसके अंदर ही क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनाएगा, और उससे क्या होगा, इसकी द्विलक संरचना है प्राप्त होती है। यानी कि अपना कण कितना था, 1 था, ठीक है। अपन ने एसिटिक अम्ल 1 डाला, लेकिन उसकी द्विलक संरचना के कारण कितने मोल प्राप्त हो गए, 2 मोल प्राप्त हो गए। तो ये भी ध्यान रखना है, संगुणन के कारण ये लाइन याद रखना, बेंजीन विलायक की तरह कार्य करता है। अगर उसमें एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल है तो वो आपकी द्विलक संरचना बनाता है हाइड्रोजन बंध दर्शाते हुए, ठीक है। तो अपन ने 1 कण डाला था, लेकिन कितने प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हुए। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, संगुणन के कारण है वो आपका n का मान है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल में आपका आएगा, तो जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो उस समय भी आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा। पूछा था वो न्यूमेरिकल के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। तो यहाँ पर देखो अपन ने ये चीजें आपके जो है किसी लिए ये वांट हाफ की जरूरत पड़ी, क्यों अपन देखते हैं कि अगर मान लो कोई वियोजन होने वाला तो जो है विलेय नहीं है, मान लो यूरिया है, ग्लूकोज है, तो इनका तो कोई वियोजन नहीं होता है। अपन 1 ही कण डालते हैं,
उसका, और वो एक ही कण उसमें बना रहता है, तो उससे विलेय के अणुभार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1/1 रहेगा तो वो एक ही रह गया। लेकिन अगर मान लो अपन ने ऐसा विलेय डाल दिया जो वियोजित होता हो, जैसे NaCl, MgScl2, AlCl3, जो भी अपघट्य जो वियोजित होता है, KCl हो गया, K4FeCN6 हो गया, तो अपन जो भी कण डालेंगे तो वो अलग अलग कण देगा। क्यों? विलेय के अणुभार के क्या होता है, आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म, विलेय का अणुभार चेंज होगा, अणुभार चेंज होगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, वांट आपके सामने क्या हुआ, वांट आपने क्या किया कि वियोजन या फिर क्या होता है, संगुणन, वियोजन और संगुणन के कारण जो है असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, असामान्य अणुसंख्यक गुणों को स्पष्ट करने के लिए, वॉन हॉफ ने जो गुणांक दिया उसे वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये था आपके सामने जो है वांट हाफ गुणांक की परिभाषा। अब देखो वांट हाफ गुणांक अणुसंख्यक गुणधर्मों के लिए था, तो I बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, अणुसंख्यक, यानी कि इसने क्या किया, I का मान कैसे निकाला, यानी कि वांट हाफ गुणांक तो दे दिया, इसको I से प्रदर्शित किया, तो इसने वांट हाफ गुणांक का मान कैसे निकाला, अणुसंख्यक गुण होते हैं उनका प्रेक्षित मान, यानी कि जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म है उनका प्रेक्षित मान, इसमें भाग दे दिया किसका, अणुसंख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान का, अणुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक का मतलब थ्योरेटिकल और प्रेक्षित का मतलब प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक मान। और भी अपन यहां पर लिख सकते हैं I बराबर जो है विलेय के कणों की संख्या, विलेय के, ये सारी चीजें लिखवा रखी है, दोबारा मैं यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान, अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान, आयनन के क्या हो जाएगा, जो है आयनन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या, आयनन से पूर्व जो है कणों की संख्या, विलेय का जो है विलेय के कणों की संख्या, आयनन से विलेय के पश्चात जो है आयनन के पश्चात कणों की संख्या। अब अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो अणुसंख्यक गुणधर्म आपको 4 बता रखे हैं, चारों आपके नाम है वो आपको याद होने चाहिए। अब कैसे कैसे दे रखे हैं वो अणुसंख्यक गुणधर्मों के नाम, तो आप यहां पर लिख सकते हो I बराबर, पहला अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, तो उसका जो समीकरण है उस समीकरण में आपको क्या करना है, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी का मतलब यहां पर वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, इसका क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मान बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा पी का सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल का मतलब सैद्धांतिक, ठीक है। I बराबर और किसके हो जाएगा, डेल्टा टीपी, क्या हो जाएगा, डेल्टा टीपी का कौन सा, प्रैक्टिकल का मतलब जो है प्रेक्षित मान, और डेल्टा टीपी का क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक मान। तो जो है क्वथनांक, डेल्टा टीपी किसको कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन का प्रेक्षित मान बटा क्वथनांक में उन्नयन का सैद्धांतिक मान। तो ये सारे जो है आपको यहाँ पर जो है अणुसंख्यक गुणधर्म, डेल्टा टीएफ, हिमांक में अवनमन का क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मान, और हिमांक में जो है अवनमन है उसका क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक मान, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रासरण दाब का क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मान बटा प्रासरण दाब का क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक मान। तो उससे अपने को क्या प्राप्त हुआ, ये I बराबर जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, I का मान कैसे निकालेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटा अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। कुछ एक न्यूमेरिकल में क्या होगा, इस प्रकार से आएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म अपन जानते हैं समानुपाती होता है 1 बटा विलेय के अणुभार। तो मान लो अपने को सिर्फ क्या दे रखा है, अणुभार अपने को दे दिया, और सैद्धांतिक अपन किस प्रकार से पता कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म है वो समानुपाती होता है 1 बटा विलेय के अणुभार। तो जो अणुभार दे रखा है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान बटा क्या होगा, प्रेक्षित मान। ये भी न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल में आपको बता दूंगा, एक जने ने पूछा है तो वहां पर भी आपका ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो I कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो I निकालने के लिए तरीका क्या है
कि अगर मान लो अपने को इनमें से किसी एक का मान लो डेल्टा जो है पी प्रेक्षित अपने को ज्ञात करना है, तो डेल्टा पी जो है वास्तव में अपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू वास्तव में अवनमन क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक मान। ये हो जाएगा पहला। फिर दूसरा क्या है आपका डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टीबी का कौन सा मान, प्रेक्षित मान बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा जो है टीबी का कौन सा मान हो जाएगा आपका यहाँ पर सैद्धांतिक मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन है इनके मान है आपने यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इनके सूत्र है, तो सूत्र भी है देखो, डेल्टा टीबी बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर अपन जानते हैं आपका क्या होता है, केबी डॉट एम, जहां पर ये उन्नयन स्थिरांक हो गया, ये आपकी क्या होगी, मोललता। अब अपने को तो अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए अपन किससे गुणा करते हैं, आई से। तो इस समीकरण को किससे गुणा कर दिया, आई से गुणा कर दिया। ये अणुसंख्यक गुणधर्म और भी है, पाई बराबर अपन जानते हैं, समीकरण सीधा क्या होता है आपका, पाई बराबर सीआरटी। एक कण है तो अगर मान लो अपन ने ऐसा विलय लिया जिसमें एक ही कण है तो 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो आपका एक कण से ऐसा कण ले लिया अपने जो वियोजित हो रहा है, तो फिर अपने को इस पाई बराबर सीआरटी की जगह क्या करना होगा, आई इंटू सीआरटी, आई का कुछ मान आएगा, उससे ये परासंग दाब अणुसंख्यक गुणधर्म का मान है वो थोड़ा सा भिन्न आ जाएगा। तो पाई बराबर सीआरटी, जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है उनको किससे गुणा कर देना है, आई से गुणा कर देना है। कब गुणा करना है, जब आपको विलयन में ऐसा विलय मिलता है जो वियोजित हो जाता है या क्या हो जाता है, संगुणित हो जाता है। अब इसके आधार पर क्या किया, वॉन हॉफ ने वियोजन और संगुणन की मात्रा में क्या किया, जो है अलग अलग अपने को मान प्राप्त है, उनमें इसने कुछ फॉर्मूले दिए थे, उन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। वॉन हॉफ गुणांक की वियोजन की मात्रा में संबंध, तो वॉन हॉफ गुणांक और वियोजन, मैं यहां पर लिख रहा हूं वॉन हॉफ गुणांक वियोजन। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका वॉन हॉफ गुणांक और संगुणन की मात्रा। वियोजन की मात्रा के लिए क्या सूत्र होता है, तो सूत्र सीधा याद रखना है, एल्फा बराबर होता है i माइनस का 1, और क्या होता है आपका एल्फा बराबर क्या हो गया, i माइनस का 1 और n माइनस का 1। ये फॉर्मूला तो ये हो गया, जहां अल्फा क्या है वियोजन की मात्रा, आई क्या है वॉन हॉफ गुणांक, n क्या है जितने भी आपके कणों की संख्या, कितने कण प्राप्त हो रहे हैं उनकी। वॉन हॉफ गुणांक और संगुणन की मात्रा अल्फा बराबर, अब देखो यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर है i माइनस 1 तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा आपका, लेकिन चेंज क्या होगा, अल्फा बराबर n आगे मल्टीप्लाई होगा i माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का n। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। तो इसी के साथ में वॉन हॉफ गुणांक टॉपिक है वो आपका जो है कंप्लीट हो जाना, जो आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो जहां पर पीछे जो अपन ने मेन टॉपिक कराया है वहां पर भी समझ सकते हो, इसको भी आप जो है वीडियो को पॉज करके और दोबारा से इसको ध्यान से समझ करके जो है यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो फिर आते हैं अपन नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम आई है उस नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। अगला जो आपके जो प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट जो डाउट है वो ये एक स्टूडेंट के हैं, वो है हिमांक में अवनमन। अब देखो हालांकि है यहाँ पर मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ, लेकिन पीछे की वीडियो में जाकर के देखोगे तो वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये चीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो अपना है दूसरा जो आपका डाउट है वो है आपका हिमांक में अवनमन। नाम से स्पष्ट है हिमांक में अवनमन। अवनमन का शब्द बताया था आपका क्या हो रही है, कमी। अवनमन का मतलब क्या हो रही है, कमी। कमी शब्द को याद रखना है आपको यहाँ पर। तो कमी है वो किसके लिए है, यहाँ पर विलयन के लिए कमी की मैं बात कर रहा हूं। अब अपन जानते हैं अब किसकी कमी हो रही, तो यहाँ पर मेन चीज है सूत्र में आपको पकड़ना है, तो वो सूत्र इस शब्द से आपको मिलेगा, हिमांक में अवनमन। यहाँ पर ये अवनमन का मतलब है ये किसके लिए बात हो रही है, विलयन के लिए। और अवनमन शब्द का मतलब क्या होता है, आपकी कमी होता है। तो ये होगी हिमांक में अवनमन। अवनमन किसमें हो रहा है, अवनमन का मतलब कमी, किसमें, विलयन में। तो विलयन के हिमांक में क्या हो रही है, कमी। अब अपन जानते हैं विलयन किससे मिलकर बनता है, विलयन मिलकर बनता है विलय प्लस विलायक से। विलयन मिलकर के बनता है किससे, विलय प्लस विलायक से। हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अवनमन का मतलब कमी। कमी किसमें,
किसके लिए बात हो रही है, ये विलियन के लिए। क्यों, अपना चैप्टर क्या, सेकंड नंबर अपन कौन से चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है आपका विलियन। तो इसका मतलब कमी किसमें हो रही है, विलियन में। फिर अपन जानते हैं विलियन किससे मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलाय। तो विलियन के हिमांक में कमी होगी, इसका मतलब ये जो अणुसंख्यिक गुणधर्म ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें किसका हिमांक कम होगा, विलियन का हिमांक है वो आपका क्या होगा, कम होगा। विलियन का हिमांक है वो आपका क्या होगा, कम होगा। तो अधिक किसका होगा, विलेय तो अपन बार से मिला रहे हैं, इसका मतलब अधिक हिमांक किसका होगा, विलायक का हिमांक है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। विलायक का हिमांक है वो आपका क्या होगा, अधिक होगा। अब देखो हिमांक के लिए दोनों ही हिमांक हो क्वथनांक हो, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ताप के बारे में। तो इसको भी टी से, विलायक के हिमांक को भी किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, टी से अपन प्रदर्शित करते हैं। विलायक है और यहाँ पर हिमांक है, हिमांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका टीएफ, ये भी क्या होगा टीएफ। लेकिन विलायक और विलियन में अपने को अंतर करना होगा, तो अंतर के लिए अपन यहाँ पर क्या दर्शा देते हैं कि इस विलायक के हिमांक को अपन किससे लिख देते हैं, टी नॉट एफ से आपका यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये चीज आपकी यहाँ से जो है क्लियर हो जानी चाहिए कि किस प्रकार से अपने जो है ये फॉर्मूला है आपका बनाया है। यानी कि जो है आपका टी नॉट एफ हो गया, टी नॉट एफ किसका हिमांक हो गया, विलायक का हिमांक, टीएफ किसका हो गया, विलियन का हिमांक। अब देखो अपन जैसे ही क्या करेंगे, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपने पास में एक विलायक है और विलियन कब बनेगा, जब इस विलायक में अपन क्या मिलाएंगे, विलेय मिलाएंगे। विलायक में अपन क्या मिलाएंगे, विलेय मिलाएंगे। तो हिमांक में अवनमन होता किस प्रकार से है, तो अपन क्या करते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो हिमांक की परिभाषा क्या होती है, वह ताप जिस पर किसी द्रव एवं जो है ठोस अवस्था होती है, उस ठोस अवस्था का वाष्प दाब है क्या हो जाए, बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। जिस ताप पर ये बराबर होता है वो उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो अपन क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, यानी कि किसी द्रव की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था है, उनका वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर। अब विलायक का हिमांक अधिक था, बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए अपन क्या देखते हैं, विलायक का हिमांक अधिक होता है, इसको विलियन के बराबर, विलियन का हिमांक क्या होता है, कम। मान लो ये ग्राफ में बताएगा ये विलायक का हिमांक है और ये इधर क्या है, विलियन का हिमांक है। ये किसका हिमांक पॉइंट ले लेते हैं अपन यहाँ पर, विलियन का हिमांक, और ये है आपका जो है विलायक का हिमांक है ऊपर वाला, तो और ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे बना देता हूं। यहाँ पर मैंने दर्शा दिया विलायक के लिए और इधर हो गया आपका ये वाला हो गया विलियन के लिए। ठीक है, ग्राफ, हालांकि ये ग्राफ बता रखा है वहां पर अच्छे से आप समझ सकते हो। तो अपन क्या देखते हैं, विलायक का हिमांक है वो अधिक है और विलियन का हिमांक है वो आपका क्या है, कम है। अब इनको क्या है, द्रव की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, यानी कि ऐसा अपन द्रव लेते हैं उसकी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब जहां पर बराबर हो जाएगा, तो इधर अपना ग्राफ किस पे चल रहा था, वाष्प दाब पे अपना ग्राफ चलता है। तो अपन क्या देखते हैं, विलायक का क्या हो रहा है, इधर जैसे जैसे इधर नीचे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि वाष्प दाब तो ऊपर है, तो धीरे धीरे पहले वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब अधिक था, कम होते होते इधर आया। फिर अपन देखते हैं ये विलियन का वाष्प दाब भी पहले अधिक था, लेकिन जैसे जैसे अपन टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ताप और वाष्प दाब में क्या संबंध होता है, ताप बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ती है, वाष्प निकलती है, वाष्प निकलती है तो क्या बढ़ता है, वाष्प दाब बढ़ता है ताप बढ़ाने पर। लेकिन यहाँ पर तो अपन ताप घटा रहे हैं, कैसे, इस ग्राफ को अपन इस प्रकार से ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका किस में हो जाएगा, टेम्परेचर या ताप में हो जाएगा। तो इधर ताप बढ़ रहा है और ऊपर की ओर क्या बढ़ रहा है, वाष्प दाब। इधर जा रहे हैं ताप बढ़ रहा है, इधर आ रहे हैं ताप घट रहा है, ऊपर जा रहे हैं वाष्प दाब बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हैं क्या, वाष्प दाब क्या हो रहा है, घट रहा है। विलायक का जो है आपका यहाँ पर अपन देख रहे हैं हिमांक है, इस तरफ देखते हैं, ऊपर की ओर अपन क्या देखते हैं यहाँ पर जो है, जैसे जैसे अपन इधर आ रहे हैं विलायक का वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, विलियन का वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ताप भी कम हो रहा है। इसका मतलब हिमांक है अपना क्या हो रहा है यहाँ पर,
फिर अपन क्या देखते हैं यहाँ पर मेन चीज आपको क्या समझनी है, ये चीज ध्यान रखनी है कि विलयन के हिमांक कम होता है विलाय की तुलना में, विलयन का हिमांक है वो आपका क्या होता है, कम होता है। तो अपन क्या देखते हैं, विलाय का वाष्पदाब शुरुआत में अधिक था और विलयन का वाष्पदाब यानी कि इस एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर इन दोनों का वाष्पदाब है आकर के कहां पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका, वहां पर उस हिमांक में अवनमन नाम से जो जानते हैं। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर, जो अधिक है वो पहले लिखते हैं, विलयन का विलाय का हिमांक अधिक होता है तो क्या लिखेंगे, टी नॉट एफ, विलयन का हिमांक कम होता है क्या लिखेंगे, टी एफ। और क्वथनांक में उन्नयन में क्या था आपका, क्वथनांक बढ़ता है, बढ़ेगा किसका, विलयन का, क्यों, उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी, कमी किसके लिए, विलयन के लिए। तो विलयन के हिमांक को यहाँ पर बाद में लिख दिया, ज्यादा है ज्यादा वाले को पहले लिख दिया, ज्यादा किसका है, विलाय, विलाय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी नॉट एफ से। बाकी है ग्राफ को ध्यान से समझना, वहां से समझ में आ जाएगा, विलाय का हिमांक है और नीचे क्या है, विलयन के हिमांक के रूप में आपका ग्राफ दे रखा है, वाष्पदाब वो टेम्परेचर में है। और जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर विलयन का वाष्पदाब और विलाय का वाष्पदाब है वो आपका क्या होता है, आकर के बराबर होने की स्टेज पर आता है। तो वहां पर अपन क्या देखते हैं, वो उनमें जो अंतर आया यानी कि कितना आपका कम अधिक हुआ, वो अंतर ही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन। तो ये सूत्र याद रखना है, डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस का क्या होता है, टी एफ। तो दोबारा से देखते हैं, हिमांक में अवनमन की परिभाषा, वह ताप जिस पर किसी द्रव की द्रव अवस्था और उसी द्रव की क्या, ठोस अवस्था, उनका वाष्पदाब जिस ताप पर बराबर होता है वो क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन है वो कहलाता है। फिर ध्यान रखना है, किसी भी विलायक में अपन क्या मिला देंगे, अगर विलय मिला देते हैं, किसी भी विलायक में अपन क्या मिला देते हैं, विलय, विलय भी कौन सा, ए वाष्पशील, किसी भी विलायक में अगर अपन ए वाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उस ए वाष्पशील विलय के कारण क्या होता है, उस जो है विलायक का हिमांक है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो कम होकर के इस स्टेज पर आकर के बराबर होगा। भाई कम होगा तो वाष्पदाब भी आपका क्या होगा, कम होगा, और जहां पर जाकर के वाष्पदाब बराबर हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन कहलाएगा। बाकी आपकी यहाँ पर जो है आगे की डेरिवेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल्टा टी एफ जो है आपकी क्या होती है, समानुपाती, अपन जो है सारे संबंध निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या होता है, एक्स बी, इसको हटाएंगे नियतांक लेंगे के एक्स बी इसको मोल बिन के रूप में लेते, मोल बिन होती है विलय की मोल बटा क्या हो जाएगी, कुल मोल। तो वहां से आप आगे की डेरिवेशन आप जो है एज इट इज वैसी है जैसे क्वथनांक के उन्नयन में है, ठीक है। बाकी परिभाषा ये हो गई, ये आपका हिमांक में अवनमन जो आपका टॉपिक था जिसमें आपका डाउट था वो आपका क्लियर होता है। अगला जो है आपका डाउट था वो था कि स्टोइकियोमेट्री दोष किस प्रकार से प्रदर्शित होता है जेडएनएस में, जो आपका जिंक सल्फाइड में। तो स्टोइकियोमेट्री दोष में अपन क्या देखते हैं, इस प्रकार के दोष जो है जनरली जो है आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें आपका इस प्रकार का दोष है वो उत्पन्न होता है, जिसका मूलानुपाती सूत्र है वो आपके उसके अणुसूत्र के समान होता है। यानी कि जो अनुपात का सूत्र है आपका मूलानुपाती सूत्र में प्राप्त होता है, सरल अनुपात में भी जो है उसी प्रकार का सूत्र आपका प्राप्त होता है, यानी कि 1:1 है, 2:1 है, 3:1 है, इस प्रकार से, यानी कि दशमलव में नहीं चलते हैं आपके अनुपात। जैसे मान लो जिंक सल्फाइड है तो एक अणु इसका हो गया, एक अणु इसका, यानी कि 1:1 बोलेंगे। लेकिन जो है कुछ एक अणु ऐसे होंगे जहां जिसमें मान लो जिंक है वो 0.98 है और सल्फाइड है वो पूरा 1 है, तो यहाँ पर ये मूलानुपाती सूत्र है वो आपका बराबर नहीं हुआ, यानी कि इसका जो सूत्र है सामान्य सूत्र है वो मूलानुपाती सूत्र को फॉलो नहीं करता है। तो स्टोइकियोमेट्री दोष है वो कौन से प्रकार के यौगिक प्रदर्शित करते हैं, ये इस प्रकार के दोष है जनरली किन यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में इस प्रकार के दोष या त्रुटियां हैं वो आपकी पाई जाती है। फिर है स्टोइकियोमेट्री दोष में जो है अगला क्या होगा, इनका जो है आपका सूत्र होता है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही आपका होता है। अब स्टोइकियोमेट्री दोष में देखो जेडएनएस के लिए पूछा है जिंक सल्फाइड, तो स्टोइकियोमेट्री दोष है दो प्रकार का होता है जनरली जो है अपन कौन से पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, जो आपका एक क्या है शॉर्टकी दोष और दूसरा आपका क्या है फ्रेंकल दोष। एक पहला है शॉर्टकी दोष, दूसरा है फ्रेंकल दोष। अगर मैं जिंक सल्फाइड की बात करूं तो जिंक सल्फाइड अपना कौन सा दोष उत्पन्न करता है,
फ्रेंकल दोष, यानी कि स्टोइकोमेट्री दोष में जिंक सल्फाइड अपना कौन सा दोष उत्पन्न करता है, जो है फ्रेंकल दोष। अब जिंक सल्फाइड है, स्टोइकोमेट्री दोष किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, यानी कि फ्रेंकल दोष तो है ही, स्टोइकोमेट्री दोष किस प्रकार से होता है, तो ध्यान रखना, जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या, धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या है, धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या का अनुपात, संख्या या इनका अनुपात है वो क्या हो, बराबर हो, तो उस स्थिति में जो है आपका कौन सा दोष उत्पन्न होता है, स्टोइकोमेट्री दोष है वो आपका उत्पन्न होता है। आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित होता है। स्टोइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार का, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें क्या है, जेडेनएस के लिए, तो जेडेनएस किस प्रकार का दोष उत्पन्न करेगा, स्टोइकोमेट्रिक में कौन सा दोष उत्पन्न करता है, फ्रेंकल दोष। अब फ्रेंकल दोष देखो किस प्रकार से होगा, तो अपन जानते हैं धनायन और ऋणायन होते हैं, तो आपका जो है थ्योरी में दिखा रखा है, लिखा जो है आपने देखा भी वीडियो में, और जो है लिखवाया भी है m प्लस x माइनस, m प्लस का मतलब धनायन है, x माइनस का क्या है, ऋणायन है। इस प्रकार से जो है ये आपको लिखवाई थी m प्लस, ठीक है, ये m प्लस हो गया, इधर क्या लिखेंगे x माइनस, मतलब ये धनायन है, ये ऋणायन हो गया, ये ऋणायन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका धनायन, ये धनायन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋणायन, ये ऋणायन है यहाँ पर क्या होगा धनायन, ये धनायन है यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋणायन। इसी प्रकार से ये पैटर्न है आपका लगातार चलता रहता है। अब देखो क्या होगा कि ये फ्रेंकल दोष है किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो अपन जानते हैं धनायन और ऋणायन है आपस में आपका यहाँ पर बराबर है। होता क्या है, जब आपके जेडेनएस, जेडेनएस क्या होता है, इसमें ये जो धनायन का आकार और ये सल्फर ऋणायन का आकार, यानी कि इस जिंक सल्फाइड में धनायन कौन है आपका, धनायन है आपका जिंक, यानी कि जिंक क्या है धनायन है, और सल्फर आपका यहाँ पर क्या है ऋणायन है। तो क्या होता है, जिंक धनायन है और धनायन का आकार अपन जानते हैं उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर जो धनायन बनेगा उसका आकार क्या होगा, जो है आपका लघु होगा, यानी कि छोटा होगा। ऋणायन का आकार इसकी तुलना में क्या होगा, बड़ा। तो आयनिक यौगिक तो द्वारा तो प्रदर्शित होता ही है फ्रेंकल दोष, लेकिन जो है आपका और कौन सी जो है खासियत है फ्रेंकल दोष की, तो धनायन और ऋणायन में सामान्यतः जो लघुतर आयन होता है, और धनायन और ऋणायन में लघुतर आयन कौन होता है, धनायन। कौन होता है आपका लघुतर आयन, सामान्यतः किसको माना जाता है, आपके धनायन को। तो क्या करता है, जो आपका लघुतर आयन है या जो धनायन है वो बाहर नहीं जाता है, यहाँ पर क्या होता है अंतराकाशी स्थल में आपका आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो भी आपका धनायन है, क्यों सामान्यतः आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं, आयनिक यौगिकों में भी लघुतर आयन है, वो आपका क्या स्टोइकोमेट्री दोष से लघुतर आयन। तो अपन देखते हैं जेडेनएस जो आपने पूछा, जेडेनएस में लघुतर आयन सामान्यतः कौन होता है, धनायन। क्यों धनायन का आकार उदासीन परमाणु की तुलना में आपका क्या होता है, जो है छोटा होता है, जबकि ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो लघुतर आयन कौन हो गया, जिंक। जिंक का मतलब क्या हो गया, धनायन। तो क्या होता है, यहाँ पर जो ये धनायन होता है, अब इसकी क्रिस्टल संरचना आते हैं, तो यहाँ पर जो आपका धनायन है वो धनायन आपका क्या करेगा, यहाँ से क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, क्या होगा अंतराकाशी स्थल में। मान लो ये वाला मैंने धनायन लिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो है क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर नहीं जा करके क्या जाएगा, अंतराकाशी स्थल में आ जाएगा। अंतराकाशी स्थल क्या हो गया, ये बीच वाली जो रिक्त जगह है, यानी कि यहाँ पर आपका M प्लस आ गया, तो इस जगह आपकी क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। अब देखो क्या हुआ, इसने अपनी जगह से ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया, यानी कि यहाँ जगह से इसने चेंज किए और अंतराकाशी स्थल में आ गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विस्थापन दोष भी कहते हैं। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, विस्थापन दोष भी कहा जाता है, यहाँ पर जो रिक्तिका के कारण जो उत्पन्न होता है। अब देखो धनायन और ऋणायन अभी भी बराबर है, यानी कि आप काउंट करोगे जितने धनायन है उतने ही क्या है ऋणायन, हुआ क्या बाहर तो नहीं गया है, सिर्फ क्या हुआ है अंतराकाशी स्थल में आ गया, तो उस वजह से इसका घनत्व है वो भी आपका क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये था जिंक सल्फाइड है। अपने जिंक सल्फाइड में जो जिंक होता है वो आपका लघुतर आयन होता है, और लघुतर आयन या सामान्यतः जो धनायन होते हैं
वो आपकी क्या करते हैं, फ्रैंकल दोष उत्पन्न करते हैं। धनायन और ऋणायनों की संख्या इसमें बराबर रहती है, इसलिए कौन से प्रकार का दोष हो जाएगा, स्टाइकियोमेट्री दोष आपका होता है। अगला डाउट था वो आपका था एक स्टूडेंट का, वो था कोलराउस का नियम। अब इस कोलराउस के नियम में तो ज्यादा कोई विस्तार से जो इसकी परिभाषा है नहीं, इसके अनुप्रयोग के आधार पर अपन ने पढ़े थे, न्यूमेरिकल भी किए थे, वही आपको ध्यान रखना है। कोलराउस का नियम किस लिए दिया गया था कि जो भी आपके प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी कि कोलराउस के नियम अनुसार क्या होता है, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, इनकी सांद्रताएं, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की क्या होती है, सांद्रताएं और मोलर चालकताओं। कोलराउस ने क्या किया, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रताओं और मोलर चालकताओं में क्या किया, जो है आरेख के द्वारा संबंध स्थापित किया, और उसके आधार पर जो है इसने प्रयोग किया। उस प्रयोग से इसने एक फॉर्मूला बनाया, वो क्या था आपका, लैम्डा सी एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि दी गई सांद्रता पर क्या होगी, मोलर चालकता है वो अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, और माइनस का बी अंडर रूट आपका जी, जहां सी आपकी क्या है, सांद्रता होती है। तो यही क्या था बोल रहा उसने कि प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता होती है और मोलर चालकता, अब ये सांद्रता, प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये जो है मोलर चालकता, ये सारे टॉपिक करवा रखे हैं। कोलराउस ने क्या किया, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनकी सांद्रताएं और जो मोलर चालकताएं होती हैं उनके बीच में इसने एक ग्राफ बना दिया, जो आरेख बनाया, उसके आधार पर इसने एक समीकरण दिया जिसका कोई सैद्धांतिक आधार तो था नहीं। क्या किया, गणितीय रूप से इसने सूत्र बना दिया। आगे और भी आपके बुक में एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है, तो उतनी चीजें हैं बोर्ड एग्जाम आपके नहीं पूछ रहे थे, जनरली इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना, और फिर इसकी वियोजन की मात्रा के अनुसार भी आपको बता रखा है, वो फॉर्मूला याद आपको रखना है। तो ये कोलराउस का नियम है, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता और मोलर चालकताओं में जो है आरेख दिया, उस आरेख के अनुसार इसने एक समीकरण दिया, ये कोलराउस का आपका नियम है। अब इसके अनुप्रयोग है, इसमें स्वतंत्र अपव्यवन का अपन ने नियम पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उनकी मोलर चालकताओं को जोड़ करके वो सारी चीजें अपन ने पीछे के वीडियो में जो है आपका एक टॉपिक आया था चैप्टर में, वहां पर आपका कर रखा है। तो ये भी जो आपका डाउट है क्लियर होता है। अब देखो अगला जो है वो आपका टॉपिक जो रहेगा उसमें अपन क्या लेते हैं, जो नेक्स्ट डाउट था वो 2 या 3 स्टूडेंट का ये था, जो कॉमन था आपका नैनसेट समीकरण। हालांकि ये आपको अच्छे से करवा रखा है वीडियो में, वहां पर जाकर भी समझ सकते हो, फिर भी इसको मैं यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ दोबारा से ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। नैनसेट नामक जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया था, उष्मागतिकी को आधार मानते हुए इसने क्या किया, जो भी आपके जो समीकरण होता है उस समीकरण में विलयनों के आधार पर इसने दिया, यानी कि उष्मागतिकी की मान्यताओं के आधार पर दिया, विलयन को आधार माना उसके आधार पर। क्यों विलयन को आधार किस प्रकार से, क्यों इसमें गैस की प्रकृति आर भी इसने ली, इलेक्ट्रोड की जो प्रकृति होती है, कि अपन जो भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो विलयन में आपके डूबे रहते हैं, तो उसके आधार पर उष्मागतिकी मान्यताओं के आधार पर इसने क्या किया, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, नैनसेट ने सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ताप और उन सब में क्या किया, संबंध स्थापित किया, और जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, नैनसेट समीकरण कहा जाता है। अब देखो उसने क्या किया, जो है एक आपकी अभिक्रिया ली, क्यों रेडॉक्स अभिक्रिया अपन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेल अभिक्रिया जो ले रहे हैं, तो आपके पास में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये आपके सामने जो है एक अभिक्रिया दे रखी है। इस अभिक्रिया में अपन क्या देखते हैं, उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है किसके लिए मान लेते हैं अपन, गैल्वेनिक सेल के लिए। नैनसेट ने एक जो है गैल्वेनिक सेल की जो ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे रखी है। अब इस पर द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाया। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम आपका क्या कहता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम 11th क्लास में आपका आ रखा है। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार साम्य स्थिरांक निकालते हैं, तो साम्य स्थिरांक बराबर आपका क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बटा क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता, और जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, यानी कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो कहां पर आ जाता है, घातांक के रूप में। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं Kc बराबर जो है उत्पाद क्या है आपका, C है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक स्मॉल c घातांक के रूप में, उत्पाद क्या है, D है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक स्मॉल d है घातांक के रूप में, ठीक है। और फिर है आपका अभिकारक, अभिकारक कौन सा है आपका, A है, तो क्या हो जाएगा A की पावर स्मॉल है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक घातांक के रूप में, B की पावर क्या हो जाएगी स्मॉल b। आप इतना ही रहने दो, बाकी जो है इसकी सक्रिय सांद्रताओं के रूप में
समझने की जो है कंफ्यूजन है तो नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों ही आपके सही माने जाते हैं। यानी कि इनको सक्रिय सांद्रताएं ए के रूप में, स्मॉल ए के रूप में लेते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो सभी में, AC, AD, AA, AB, तो इस प्रकार भी से भी कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो यही रहने देते हैं अपन, यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि ध्यान रखना है कि ये सारी जो है आपका बड़ा कोष्टक किसको बताता है, सांद्रता को। यानी कि ये उत्पाद C की सांद्रता है, ये उत्पाद D की सांद्रता है, ये अभिकारक A की और ये अभिकारक किसकी हो जाएगी, B की। अब इसने क्या किया, सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध स्थापित किया। उससे पहले अपन एक टॉपिक किया था गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। ये आपको याद रखना है, क्या होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस का क्या होता है, RT ln KC। ये डेल्टा जी बराबर क्या होता है, गिब्स ऊर्जा होती है, ये टॉपिक भी 11th क्लास में है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट, जी नॉट किसको बताता है, मानक गिब्स ऊर्जा को। जैसे मान लो ये ई सेल है, ये भी विद्युत वाहक बल है, ई नॉट सेल है, ये भी विद्युत वाहक बल है। ये सीधा आपका सामान्य विद्युत वाहक बल, ये क्या है आपका मानक जो है सेल विद्युत वाहक बल है। इसका मतलब ये भी गिब्स ऊर्जा, ये क्या हो जाएगी, मानक गिब्स ऊर्जा। तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस का RT ln KC। अब मान लो इनका मान नियत हो, ln KC आपका जो है नियत हो, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, ln K का मान आप 0 कर दो तो ये 1 हो जाएगा। तो ये जो है पूरी वैल्यू है ln KC, log जो 1 है वो आपका क्या होता है, जो है 0 होता है। तो इस वैल्यू से जो है आपका क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा जी नॉट बचेगा। इसका मतलब डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट। एक तो सेल के विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में ये संबंध है। अब देखो इसको समीकरण नंबर देते हैं 2। क्या करना है, इसका मान है आपका पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान नियत हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 है। तो डेल्टा जी सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट। अब देखो गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में एक संबंध और है आपका, गिब्स ऊर्जा एवं सेल के विद्युत वाहक बल में निम्न संबंध है। ये संबंध आपका क्या होता है, डेल्टा जी बराबर माइनस का NF E नॉट क्या होता है आपका, या डेल्टा जी बराबर माइनस का NF E होता है। और यही अगर मान लो डेल्टा जी नॉट होता तो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का NF E की जगह क्या हो जाता, E नॉट हो जाता। तो ये एक समीकरण अपना यहाँ पर ये प्राप्त हो जाता है। अब इसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का NF E नॉट। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो है कुछ समीकरण आपने यहाँ पर देखे, पहले द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार, फिर गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में ये संबंध हो गया। गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक में एक संबंध ये भी होता है आपका, डेल्टा जी बराबर NF E। अब ये देखो इसको नोट करूंगा तो E भी क्या हो जाएगा, E नोट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना क्या है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस जगह से जो है डेल्टा जी नॉट बराबर है, डेल्टा जी का मान माइनस NF E है और डेल्टा जी नॉट का मान ये हो जाएगा। इन सब का मान अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन रखते हैं। तो देखो क्या है, क्या प्राप्त होता है, डेल्टा जी क्या है आपका, माइनस का NF E। यहाँ पर मैंने लिखा माइनस NF E बराबर डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी का मान क्या लिखा, माइनस NF। समीकरण 3 और 2 की तुलना करते हैं, ये समीकरण 2 और ये समीकरण क्या है, 3। समीकरण 2 में देखते हैं डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस NF E। तो माइनस NF E लिख दिया बराबर, आगे क्या दे रखा है, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस NF E नॉट। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस NF E नॉट प्लस RT ln KC। यहां पर क्या लिख देंगे, RT ln KC। अब देखो क्या होगा, यहां पर अपन माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो देखो क्या होगा, इधर माइनस कॉमन लेता हूं, इस तरफ भी माइनस कॉमन लेता हूं, तो यहां पर क्या होगा, NF E हो गया बराबर, इस पूरे में इधर भी पूरे में माइनस कॉमन लेता हूं तो ये माइनस हो गया, तो इधर क्या बचा आपका NF E नॉट, और ये प्लस और माइनस में से ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस RT ln KC, माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या समीकरण प्राप्त होगा, NF E बराबर क्या हो जाएगा, NF E नॉट माइनस का RT ln KC। अब देखो और भी कॉमन आ रहा है आपका, इधर भी NF और समीकरण की इस तरफ भी आपका क्या है NF, इसमें नहीं है तो अपन यहाँ पर भाग में आ जाएगा, कॉमन ले सकते हैं।
इधर से मैं NF कॉमन लेता हूं तो इस तरफ आपका क्या बचेगा, E बचेगा। यहां पर NF कॉमन लिया, क्या बचा आपका E नोट माइनस का क्या हो जाएगा RT ln KC और भाग क्या लग जाएगा NF। क्यों, इधर इसमें NF है नहीं, लेकिन अपन ने कॉमन लिया, कॉमन लेने के कारण अपना जो है आपका यहाँ पर किस में आ जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। NF से NF क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा E और इधर आपका क्या बचेगा E नोट और माइनस का क्या हो जाएगा RT ln KC अपॉन का क्या हो जाएगा NF। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, ln बराबर आपको याद रखना है, ln बराबर क्या होता है 2.303 log होता है। तो ln बराबर, चूंकि अपन जानते हैं ये ln बराबर ये होता है, तो इस ln की जगह मैं ये लिखता हूं, तो E बराबर क्या होगा E नोट जो है माइनस का 2.303 RT और ln किस में बदल जाएगा log KC और बटा आपको क्या हो जाएगा NF। ये समीकरण अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है। इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण नंबर 4 में अपन देखते हैं, इसका तो ये फिक्स मान हो गया, आंकिक मान हो गया। R गैस नियतांक है, इसका भी मान होता है 8.314। T आपका परम ताप है, परम ताप का मतलब क्या होता है यार, टेम्परेचर है। सामान्यतः कितना लेते हैं 298 केल्विन। log आपका हो गया KC सामने स्थिरांक है। n क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी ये न्यूमेरिकल में अपने को अलग अलग प्राप्त होगी, तो n को साथ में नहीं लेते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं 2.303 RT अपॉन का NF। ठीक है, क्या 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 लिया आपने 2.303 RT अपॉन का क्या लिया NF। ठीक है, 2.303 RT अपॉन का NF। NF में भी NF नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेते हैं F। क्यों, N तो क्या है इलेक्ट्रॉनों की क्या है आपकी संख्या है। तो इन सब का मान अपन यहाँ पर जो है हल करते हैं और जो मान आपका प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है 0.05 जो है 91 आपका यहाँ पर मान प्राप्त होता है। तो 0.0591 जो है आपका मान आपका यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्या देखते हैं, ये 0.059 जो है प्राप्त हो गया। अब इसको अपन इस समीकरण में रखते हैं ये वोल्ट के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E बराबर E नोट माइनस का 0.0591 बट्टा क्या हो जाएगा N और log क्या हो जाएगा KC। अब KC का मान आपका यहाँ पर दे रखा है, KC बराबर क्या होता है C की पावर C D की पावर D, वो आप यहाँ पर रख दोगे तो मान आपका जो फाइनल आंसर समीकरण है वो आपकी प्राप्त हो जाएगी। अब ये तो देखो टॉपिक करवाया, हालांकि ये आपको नोट्स में भी जो है दे रखा है, पीछे जो चैप्टर किया था वहां पर भी आपको रखा है, तो दोबारा से इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो। तो ये आज की डाउट क्लास में जो है आपके थ्योरेटिकल जो टॉपिक पूछे थे स्टूडेंट ने वो ज्यादातर आपके क्लियर हो गए। न्यूमेरिकल का जो पार्ट रहेगा वो कल के वीडियो में आपका न्यूमेरिकल से संबंधित जितने भी आपके डाउट है वो हल करवाए जाएंगे। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।